यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और मैं इसे अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और परिस्थितियाँ मेरी कल्पना का हिस्सा है। इसका किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। पार्ट 1, जिद, जुनून और तुम। रात के 2 बज रहे थे। बारिश की बूंदें शीशे पर किसी की चीख की तरह टकरा रही थी। अंधेरे कमरे में सिर्फ एक सिगार की लाल चिंगारी चमक रही थी। रणवीर सिंह राठौर चमड़े की सोफे पर बैठा था। सामने मेज पर अनाया की तस्वीरों का ढेर लगा था। हर तस्वीर में उसकी एक ही जैसी मुस्कान थी, लेकिन एक तस्वीर खास थी जिसमें उसकी गर्दन पर एक हल्की सी खरोंच थी। रणवीर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई जलती हुई सिगार को अपनी हथेली पर दबा दिया। त्वचा के जलने की चरचराहट हुई, धुआं उठा, लेकिन उसके चेहरे की एक मांसपेशी तक नहीं हिली। रणवीर ने फोन उठाया और डायल पैड पर बिना देखे एक नंबर मिला दिया। कुछ सेकंड तक सिर्फ बारिश की आवाज़ सुनाई देती रही। फिर दूसरी तरफ से नींद में डूबी थोड़ी परेशान सी आवाज़ आई। हेलो। इतनी रात को कौन बोल रहा है? रणवीर की आंखें सामने रखी अनाया की तस्वीर पर टिकी रही थी। उसके होठों पर एक बेहद हल्की सी मुस्कान आई। डॉक्टर अथर्व। दूसरी तरफ कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। जी, लेकिन आप कौन? रणवीर ने विस्की का ग्लास मेज पर रख दिया। नाम जानना ज़रूरी नहीं डॉक्टर, कभी कभी आवाज़ पहचान लेना ही काफ़ी होता है। अधर्व अब पूरी तरह सतर्क हो चुका था। देखिए, अगर कोई ज़रूरी बात है तो प्लीज़ साफ साफ कहिए। रात के 2 बजे किसी अनजान आदमी का फ़ोन। रणवीर ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। अनाया से दूर रहे। अधर्व कुछ पल चुप रहा। क्या? तूने ठीक सुना। रणवीर ने विस्की का ग्लास होठों से लगाया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा जानलेवा ठहराव था। अधर्व, डॉक्टर है ना तू? इंसान का दिल कितने देर तक बिना धड़कन के जिंदा रह सकता है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अधर्व की सांसें फूलने लगी थी। बकवास? रणवीर बहुत धीमे से हंसा, एक ऐसी हंसी जिससे किसी की रीढ़ में बर्फ जम जाए। बकवास यह है कि तुम उस लड़की के हाथ की अंगूठी बने बैठे हो, जिसकी सांसों का हिसाब भी मेरे पास लिखा होता है। सुनो अधर्व, अगली बार जब तुम अनाया का हाथ पकड़ोगे तो बस यह सोच लेना कि उस हाथ को अलग करने में मुझे सिर्फ एक कॉल लगेगा। अब जाकर सो जाओ, अगर नींद आए तो। रणवीर ने फोन काट दिया और टेबल पर पटक दिया। उसने जेब से एक छोटा सा चांदी का लॉकेट निकाला, उसे खोला और अपनी उंगली से उस पर जमी धूल साफ की। उसमें अनाया की तस्वीर थी। यह सिर्फ एक तरफा प्यार नहीं था, यह वो रोग था जो रणवीर के खून में बरसों से दौड़ रहा था। शहर के दूसरी तरफ एक पुरानी हवेली के कमरे में अनाया अचानक झटके से उठ बैठी। उसकी पीठ पसीने से तर थी। कमरे की खिड़की हवा के झोंके से बार बार टकरा रही थी। उसने उठकर खिड़की बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उसकी नज़र खिड़की के बाहर नीचे बगीचे में पड़ी। तेज बारिश और कड़कड़ाती बिजली की रोशनी में एक विशाल साया ठीक उसकी खिड़की की तरफ मुंह किए हुए खड़ा था। उसके हाथ में काला छाता नहीं था, वह बारिश में पूरी तरह भीग रहा था। बिजली चमकी और अनाया ने देखा कि वह रणवीर था। वह ऊपर खिड़की की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, सिर्फ एक खौफनाक जुनून था। उसने अपनी उंगली से अपने होठों पर छुअन का इशारा किया और अंधेरे में ओझल हो गया। अनाया का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा उसकी पसली तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और कांपते हाथों से एक मैसेज टाइप किया। तुम चाहते क्या हो मुझसे? मुझे बख्श क्यों नहीं देते? पलक झपकते ही जवाब आया। बख्श तो उन्हें दिया जाता है
जो गुनाह करते हैं अनाया। तुम तो मेरी इबादत हो और इबादत को कभी छोड़ा नहीं जाता, उसे सिर्फ हासिल किया जाता है। अगली सुबह का सूरज निकला तो जरूर, लेकिन आसमान पर अब भी काले बादलों का डेरा था। थिएटर हॉल के बाहर गाड़ियों का शोर था। अनाया अपने रिहर्सल के लिए अंदर जाने ही वाली थी कि उसके रास्ते में एक काले रंग की विंटेज गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और रणवीर बाहर निकला। आज उसने गहरे नीले रंग का 3 पीस सूट पहन रखा था। उसकी आंखों पर काला चश्मा था, जिसे उतारकर उसने अपनी जेब में रखा। आसपास के लोग उसे देखकर थम गए थे। उसके वजूद में एक ऐसा रोब और रुतबा था कि कोई भी उसके सामने से गुजरने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अनाया ने अपना बैग मजबूती से पकड़ा और मुड़कर भागने लगी, लेकिन रणवीर की भारी और सधी हुई चाल उससे तेज थी। उसने अनाया की कलाई पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींचा। अनाया सीधे उसकी छाती से जाकर टकराई। अंबर और महंगे तंबाकू की तीखी खुशबू उसके नाक से टकराई। हाथ छोड़ो मेरा, अनाया चीखी। उसकी आंखों में गुस्सा और डर एक साथ तैर रहा था। सब देख रहे हैं रणवीर। रणवीर ने अपनी पकड़ जरा भी ढीली नहीं की। उसने अनाया के कान के पास झुककर अपनी ठंडी सांसें छोड़ी। देखने दो, इस शहर की हर एक आंख को देखने दो कि रणवीर सिंह राठौर की जिद कैसी दिखती है। तुम जितना मुझसे दूर भागने की कोशिश करोगी अनाया, मैं उतने ही तबाही मचाऊंगा। कल रात तुम्हारे मंगेतर की आवाज़ में काफ़ी कपकपी थी। सोचो, अगर मैं उसके सामने आ गया तो उसका क्या होगा। अनाया का चेहरा फक पड़ गया। तुमने तुमने अधर्व को कुछ किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। रणवीर की काली आंखों में अचानक एक खौफनाक आग भड़की। उसने अनाया की कलाई को थोड़ा और कस दिया, इतनी जोर से कि उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आई। अपनी जान देने की बात फिर कभी मत करना। रणवीर का लहजा इतना सख्त हो गया कि आसपास की हवा भी जम गई। वो बोला, तुम्हारी जान पर भी सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं इस पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा और फिर उस आग में तुम्हारे साथ खुद जलूंगा, समझी। उसने अनाया की कलाई छोड़ी, अपने कोट का बटन बंद किया और बहुत आराम से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अनाया वहीं सड़क के किनारे खड़ी कांपती रही। उसकी कलाई पर लाल निशान पड़ चुका था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गहरा निशान उसके दिल पर लग चुका था। एक ऐसे जुनून का खौफ जिससे छूटने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। रणवीर की कार जब तक सड़क के मोड़ पर गायब नहीं हुई, अनाया वहीं सुन खड़ी रही थी। उसकी कलाई पर पड़े लाल निशान में से एक हल्की सी कसक उठ रही थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खौफ उसके दिल में समा चुका था। हवा का हर झोंका अब उसे किसी साए जैसा लग रहा था। उसके कांपते हाथों से अपना बैग संभाला और थिएटर के भारी लकड़ी वाले दरवाजे को पार कर अंदर दाखिल हो गई। ऑडिटोरियम के अंदर हमेशा की तरह हल्की पीली लाइटें जल रही थी। स्टेज पर उसके साथी कलाकार संवाद दोहरा रहे थे, लेकिन अनाया के कानों में सिर्फ रणवीर के वो आखिरी शब्द गूंज रहे थे, तुम्हारी जान पर भी सिर्फ मेरा हक है अनाया। तुम ठीक तो हो? स्टेज से उतरकर उसके पास आते हुए कबीर ने पूछा। कबीर थिएटर का डायरेक्टर था और अनाया का पुराना दोस्त। उसने अनाया के चेहरे का उड़ा हुआ रंग और उसकी कलाई का वो निशान देख लिया था। कुछ नहीं कबीर, बस थोड़ा सरदर्द है, अनाया ने अपनी कलाई को दुपट्टे से ढकते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी हड़बड़ाहट थी जिसे वह छुपा नहीं पाई। तुम झूठ बोलना नहीं जानती। कबीर ने फिक्रमंद होकर उसकी आंखों में देखा। कल रात से तुम्हारा फ़ोन बंद आ रहा था। अधर्व भी परेशान था।
क्या बात है अनाया? कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? अनाया कुछ बोलने ही वाली थी कि थिएटर के मुख्य दरवाजे पर लगी घंटी अचानक से बज उठी। एक लंबा, रोबीला आदमी अंदर दाखिल हुआ, आंखों में अजीब सा ठहराव और हाथ में एक पुरानी चमड़े की फाइल। वह रणवीर नहीं था, लेकिन उसके चलने के अंदाज से ही साफ था कि वह रणवीर का ही भेजा हुआ कोई पैगाम है। वह आदमी बिना किसी झिझक के सीधे स्टेज की तरफ बढ़ा। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। अनाया शर्मा कौन है? उस आदमी की भारी आवाज हॉल में गूंजी। अनाया का दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना भूल गया। उसने हिम्मत जुटाकर एक कदम आगे बढ़ाया। मैं हूँ। आप कौन हैं? उस आदमी ने बिना किसी भाव के वो फाइल अनाया की तरफ बढ़ा दी। राठौर साहब ने यह आपके लिए भेजा है। इस थिएटर की ज़मीन, इसकी इमारत और इसके नाम से चलने वाले हर नाटक का मालिकाना हक अब आपके नाम ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ऑडिटोरियम में सन्नाटा छा गया। कबीर ने हैरान होकर फाइल देखी और फिर अनाया को। यह क्या बकवास है अनाया? राठौर एंटरप्राइजेज इस थिएटर को क्यों खरीदेगा? अनाया के हाथ कांप रहे थे। उसने फाइल खोली। कागजात पर रणवीर के दस्तखत थे और सबसे नीचे एक छोटी सी नीली स्याही से हाथ से लिखी लाइन, जिस पर लिखा था, जिस जगह तुम अपने सपने जीती हो उस पर अब सिर्फ तुम्हारा हक है और तुम पर सिर्फ मेरा। अब तुम्हें किसी और के सामने जवाबदेह होने की ज़रूरत नहीं। यह प्यार का तोहफा नहीं था, यह एक सोने का पिंजरा था जिसे रणवीर ने बहुत खूबसूरती से तैयार किया था। वह अनाया को यह एहसास दिला रहा था कि उसकी ज़िंदगी का हर एक कोना, हर एक सांस अब उसी की दी हुई मोहलत पर टिकी है। मुझे यह सब नहीं चाहिए, ले जाओ इसे वापस। अनाया ने कागजात को मेज पर पटकते हुए चीख कर कहा। उस आदमी ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, राठौर साहब का दिया हुआ तोहफा कोई वापस नहीं करता मैडम, और अगर आप इसे ठुकराएंगी तो कल से यह थिएटर जमींदो हो जाएगा। फैसला आपका है। वह आदमी मुड़ा और शांति से बाहर निकल गया। अनाया वहीं घुटनों के बल बैठ गई। उसके आंखों से आंसू टपक कर उन कागजों पर गिरने लगे। उसे समझ आ गया था कि रणवीर उसे सिर्फ डरा नहीं रहा था, वह धीरे धीरे उसकी पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले रहा था। वह उसके पंख काट रहा था ताकि वह कभी उड़ ना सके। उसी शाम शहर के एक नामी रेस्टोरेंट में हल्की रोशनी और वायलिन की धीमी धुन तैर रही थी। अधर टेबल पर बैठा अनाया का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। कल रात आई उस अजीब सी कॉल ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। हालांकि उसने अनाया से कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसके मन में एक अनजाना सा डर बैठ गया था। तभी अनाया रेस्टोरेंट में दाखिल हुई। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखें सूजी हुई थी। अनाया, क्या हुआ है तुम्हें? तुम सुबह से मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? अधर्व ने उठकर उसका हाथ थाम लिया। अनाया ने अधर्व के चेहरे को देखा। वही मासूमियत, वही फिक्र। वह जानती थी कि अगर उसने रणवीर का सच अधर्व को बताया तो रणवीर अधर्व का क्या हाल करेगा। वह अधर्व को किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। अधर्व, हमें यह शहर छोड़ना होगा, अनाया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में गिड़गिड़ाहट थी। क्या शहर छोड़ना होगा? पर क्यों अनाया? तुम्हारा नाटक, मेरा हॉस्पिटल, सब कुछ तो यही है। अधर्व हैरान होकर उसे देखने लगा। तुम वजह मत पूछो, बस मेरी बात मान लो। हम बहुत दूर चले जाएंगे, जहाँ कोई हमें ढूंढ ना सके। अधर्व ने उसके दोनों कंधे पकड़े और बहुत प्यार से कहा, अनाया, तुम डरी हुई लग रही हो। क्या बात है? मुझे बताओ, कोई तुम्हें डरा रहा है? अनाया कुछ कहती उससे पहले ही रेस्टोरेंट का माहौल अचानक से बदल गया। आसपास के वेटर
एक तरफ हटने लगे। मैनेजर खुद दौड़कर दरवाजे की तरफ गया। रेस्टोरेंट का संगीत बंद हो गया। दरवाजे से रणवीर सिंह राठौर अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे 2 सिक्योरिटी गार्ड थे। उसने गहरे भूरे रंग का ओवरकोट पहन रखा था। उसकी चाल में वही बेपरवाह रुतबा था जो किसी भी जगह को अपने कब्जे में ले लेता था। उसकी नज़र सीधे उस टेबल पर पड़ी जहां अधर्व ने अनाया के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। रणवीर की आंखों में एक पल के लिए लाल रंग का गुब्बार उभरा, पर उसने बहुत ही नज़ाकत से अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान ला दी। वह धीरे धीरे उनकी टेबल की तरफ बढ़ने लगा। हर एक कदम के साथ अनाया की सांसें भारी होती जा रही थी। उसने तुरंत अधर्व का हाथ छोड़ दिया और पीछे हट गई। मिस्टर अधर्व, रणवीर उनकी टेबल के पास आकर रुका। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। शहर के जाने माने सर्जन, आपसे मिलकर खुशी हुई। अधर्व ने झिझकते हुए उससे हाथ मिलाया। वो बोला, आप? रणवीर सिंह राठौर। उसने अपना नाम ऐसे लिया जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई कानून हो। उसने अनाया की तरफ देखा जिसकी आंखें खौफ से फैली हुई थी। आपकी होने वाली मंगेतर काफी परेशान लग रही है, डॉक्टर साहब। रणवीर ने टेबल पर पड़ी पानी की बोतल उठाई और कांच के ग्लास में पानी उड़ेलते हुए कहा, लगता है इस शहर की हवा इन्हें रास नहीं आ रही। आपको हमारी निजी बातचीत से क्या मतलब? अधर्व की आवाज़ में थोड़ा गुस्सा आ गया। रणवीर ने पानी का ग्लास अधर्व की तरफ बढ़ाया। उसकी आंखों में एक ऐसी धमकी थी जिसे सिर्फ अनाया ही समझ सकती थी। मतलब बहुत गहरा है डॉक्टर, रणवीर ने बहुत धीमे से लेकिन बहुत साफ लहजे में कहा। जब कोई चीज़ मेरी नज़र में आ जाती है तो उसके आसपास भटकने वाली हर परछाई पर मेरी नज़र रहती है। आप डॉक्टर हैं, लोगों की जिंदगी बचाना आपका काम है। अधर्व ने उसकी तरफ देखा। वो बोला, और आपका? रणवीर की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। वो बोला, मैं जिंदगी और मौत के बीच का वो फासला हूँ जहाँ सांसें रुक तो जाती हैं पर इंसान मरता नहीं। मेरा काम है यह सुनिश्चित करना कि कोई मेरी जिंदगी के सबसे अहम हिस्से को मुझसे छीन ना सके। अधर्व ने सख्त आवाज में कहा। अनाया कोई चीज नहीं है जिसे आप अपना कह सकें। रणवीर की आंखें तुरंत अनाया की तरफ उठी। जानता हूँ। एक पल की खामोशी के बाद उसने कहा, इसलिए शायद उसे पाने की मेरी चाहत और भी खतरनाक हो गई है। अधर्व का चेहरा लाल हो गया। वो बोला, आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, रणवीर ने बहुत सुकून से कहा, मैं सिर्फ एक मशवरा दे रहा हूँ। इस शहर में बहुत से रास्ते हैं, लेकिन जो रास्ता अनाया तक जाता है वह बंद हो चुका है। अनाया ने डर के मारे रणवीर का कोट पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसुओं का एक सैलाब था। रणवीर, बस करो, प्लीज यहाँ से चले जाओ। रणवीर ने अनाया के हाथ को अपने कोट पर देखा। उसके चेहरे का सख्त भाव एक सेकंड में पिघल गया। उसने अनाया के हाथ पर अपना हाथ रखा, एकदम नरम और आहिस्ता से। वो बोला, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए डर हो तो चलेगा अनाया, पर किसी और के लिए तड़प नहीं देख सकता। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा और फिर अधर्व की तरफ मुड़ा। डॉक्टर, अपना ख्याल रखना। यह शहर आजकल बहुत असुरक्षित होता जा रहा है। रणवीर मुड़ा और बिना पीछे देखे रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। अधर्व गुस्से से कांप रहा था, लेकिन अनाया जानती थी कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। रणवीर ने अपनी चाल चल दी थी और अब हर अगला कदम अनाया को उसकी तरफ खींच रहा था। रेस्टोरेंट में सन्नाटा पसरा हुआ था। आसपास के लोग अब भी सहमे हुए देख रहे थे। अधर्व का हाथ गुस्से से कांप रहा था, जबकि अनाया की नजरें उसी दरवाजे पर टिकी थी जहां से रणवीर अभी अभी बाहर निकला था। अनाया, कौन है वो आदमी? अधर्व ने उसकी कलाई पकड़कर पूछा।
इस बार उसकी आवाज में सिर्फ फिक्र नहीं बल्कि एक अजीब सा सवाल भी था। और तुम उससे इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? अनाया ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों से एक आंसू ढुलक कर गाल पर आ गया। रिश्ता कोई नहीं है अधर, लेकिन लेकिन वो एक ऐसी जिद है जो रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती है। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। वो कुछ भी कर सकता है। मैं कोई बच्चा नहीं हूं अनाया, जो किसी की धमकियों से डर जाऊं। अधर्व ने गुस्से में कहा। हम अभी पुलिस स्टेशन चलेंगे। इस शहर में कानून नाम की भी कोई चीज है? वो चाहे कितना भी बड़ा अमीर इंसान क्यों ना हो, ऐसे खुलेआम गुंडागर्दी नहीं कर सकता। नहीं, अनाया चीख पड़ी। उसने अधर के दोनों हाथ थाम लिए। तुम उसे नहीं जानते अधर। कानून उसके लिए सिर्फ एक खिलौना है। तुम पुलिस के पास जाओगे और वो इसे अपनी तौहीन समझेगा। मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डाल सकती। प्लीज मेरी बात समझो। अधर्व ने अनाया के चेहरे को देखा। उसकी आंखों में एक ऐसा खौफ था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने अपने गुस्से को दबाया और अनाया को गले से लगा लिया। वो बोला, ठीक है, शांत हो जाओ। हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे, लेकिन हम यहाँ रुकेंगे भी नहीं। आज रात ही तुम मेरे साथ मेरे पैतृक गांव चलोगी। वहाँ किसी को नहीं पता कि तुम कहाँ हो। अनाया ने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन उसके दिल का एक कोना जानता था कि रणवीर सिंह राठौर से छुपना इतना आसान नहीं था। रात के 3 बज रहे थे। शिमला की वादियों पर बारिश की जगह अब घनी धुंध छा चुकी थी। शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच बनी रणवीर की विशाल हवेली में सिर्फ एक कमरे की लाइट जल रही थी। रणवीर अपने स्टडी टेबल पर बैठा था। कमरे में क्लासिकल संगीत की बेहद मध्यम धुन बज रही थी। उसके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन पर शहर के नेशनल हाईवे के लाइव सीसीटीवी फुटेज चल रहे थे। अचानक स्क्रीन पर एक सफेद रंग की सेडान कार दिखाई दी। गाड़ी की स्पीड तेज थी और वह शहर के बाहर जाने वाले टोल प्लाजा की तरफ बढ़ रही थी। रणवीर के पास खड़े उसके खास आदमी राघव ने झुककर कहा, बॉस, मैडम और वो डॉक्टर शहर छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। टोल क्रॉस करने में उन्हें सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। क्या रास्ते में गाड़ी रुकवानी है? रणवीर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाउंटेन पेन को डायरी पर रखा। उसने बहुत धीरे से अपनी घड़ी देखी और एक फीकी सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। रुकवाना? रणवीर ने अपनी भारी आवाज में कहा। नहीं राघव, परिंदे को जब लगता है कि वह पिंजरे से भाग रहा है तो उसकी उड़न देखने में ही अलग मजा आता है। उसे भागने दो। पर बॉस, अगर वो बॉर्डर क्रॉस कर गए तो क्या? रणवीर उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर अंधेरी वादियों में धुंध तैर रही थी। अनाया जहां भी जाएगी हवा बनकर उसके आसपास मैं ही रहूंगा। उसे लगने दो कि वह आज़ाद हो रही है, ताकि जब उसे एहसास हो कि उसकी आज़ादी की डोर भी मेरे हाथ में है तो उसकी उम्मीद पूरी तरह टूट जाएगी। उसने टेबल से अपना कोट उठाया। वो बोला, गाड़ी निकालो, हमें उनका स्वागत करना है। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अधर गाड़ी चला रहा था और अनाया बगल वाली सीट पर बैठी लगातार पीछे वाले शीशे में देख रही थी। अनाया, शांत बैठो, अधर्व ने उसका हाथ थामते हुए कहा। हम शहर से काफी दूर आ चुके हैं। अब कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा। अनाया ने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें मूंद ली। लेकिन जैसे ही गाड़ी एक तीखे मोड़ पर पहुंची, अचानक सड़क के बीचों बीच एक विशाल पेड़ गिरा हुआ मिला। रास्ता पूरी तरह बंद था। अधर्व ने जोर से ब्रेक मारा। गाड़ियों के टायर सड़क पर घसीटते हुए चीख उठे। यह क्या मुसीबत है? अधर्व ने बत्ती जलाकर बाहर देखा। शायद बारिश की वजह से पेड़ गिर गया है। अधर्व गाड़ी पीछे मोड़ो। अनाया की आवाज में अचानक वही पुराना खौफ वापस आ गया। अरे,
डरने की बात नहीं है अनाया। मैं नीचे उतरकर देखता हूँ कि साइड से निकलने की जगह है भी या नहीं। अधर्व ने दरवाजा खोलते हुए कहा। अधर्व, मत जाओ। अनाया ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन अधर्व बाहर निकल चुका था। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि सूखे पत्तों पर अधर्व के कदमों की आहट भी साफ सुनाई दे रही थी। वह गिरे हुए पेड़ के पास पहुंचा ही था कि अचानक से पीछे से कई गाड़ियों की हेडलाइट्स एक साथ जल उठी। तेज सफेद रोशनी ने पूरी सड़क को नहला दिया। अधर्व ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। रोशनी के बीच से एक काली विंटेज कार धीरे धीरे आगे बढ़ी और ठीक अधर्व की गाड़ी के सामने आकर रुक गई। कार का दरवाजा खुला, महंगे जूतों की आवाज सूखी सड़क पर गूंजी। रणवीर बाहर निकला। उसने हाथ में एक काला छाता ले रखा था। हालांकि अब बारिश बंद हो चुकी थी। उसके चेहरे पर वही जानलेवा ठहराव था। अनाया कांपते हुए गाड़ी से बाहर निकली। रणवीर, रणवीर प्लीज इन्हें छोड़ दो। तुम जो कहोगे मैं करूंगी। रणवीर ने अनाया की तरफ देखा भी नहीं। वह सीधे अधर्व के पास पहुंचा। अधर्व ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम हमारा रास्ता नहीं रोक सकते, हट जाओ यहां से। रणवीर ने बहुत आराम से अपना छाता बंद किया और उसे जमीन पर टिका दिया। उसने अधर्व के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसके कान के पास झुककर बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मैंने तुमसे कहा था ना डॉक्टर कि अनाया तक जाने वाला हर रास्ता बंद हो चुका है। तुमने मेरी बात को हल्के में लिया। अधर्व कुछ बोल पाता उससे पहले ही रणवीर के इशारे पर पीछे से आए दो आदमियों ने अधर्व को दबोच लिया। छोड़ो मुझे। अनाया, भागो यहाँ से। अधर्व चिल्लाया। अनाया दौड़कर रणवीर के पास आई और उसके सामने हाथ जोड़ दिए। आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। रणवीर, रणवीर मैं भीख मांगती हूँ तुमसे, इसे मत मारो। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। प्लीज प्लीज इसे छोड़ दो। रणवीर ने अनाया की तरफ देखा। उसकी आंखों में अनाया के आंसुओं को देखकर एक पल के लिए दर्द उभरा, लेकिन अगले ही पल वह फिर से सख्त हो गया। उसने बहुत नज़ाकत से अनाया की ठोडी को पकड़ा और उसका चेहरा ऊपर उठाया। तुमने इसके लिए मुझसे भीख मांगी अनाया? रणवीर की आवाज़ में एक अजीब सी टीस थी। तुमने उस इंसान के सामने घुटने टेके जो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता है, सिर्फ इस मामूली डॉक्टर के लिए? उसने अपने आदमियों की तरफ देखा। इसे गाड़ी में बिठाओ और शहर के बाहर छोड़ आओ। और डॉक्टर, रणवीर जबड़े भींचते हुए बोला, अगर दोबारा इस रास्ते पर दिखे तो फिर समझ लेना इस बार चेतावनी नहीं मिलेगी। आदमी अधर्व को खींच कर ले गए। अधर्व चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी आवाज़ धीरे धीरे दूर होती गई। अब सड़क पर सिर्फ रणवीर और अनाया बचे थे। हवा में अजीब सा सन्नाटा था। रणवीर ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला। चलो, उसने बस इतना ही कहा। अनाया ने एक बार दूर जाती हुई उस सड़क को देखा जहां अधर्व को ले जाया गया था, और फिर उस काली कार की तरफ देखा जो अब उसका नया ठिकाना बनने वाली थी। उसकी आंखों का सारा पानी सूख चुका था। उसने अपनी तकदीर से समझौता कर लिया था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और कार में जाकर बैठ गई। रणवीर ने दरवाज़ा बंद किया, खुद ड्राइवर सीट पर बैठा और गाड़ी को वापस उसी हवेली की तरफ मोड़ दिया जहां से अनाया की जिंदगी का एक नया खौफनाक और गहरा अध्याय शुरू होने वाला था। हवेली के भारी लोहे के दरवाजे एक डरावनी सरसराहट के साथ पीछे बंद हो गए। गाड़ी का इंजन बंद होते ही एक अजीब सा भारी सन्नाटा छा गया। रणवीर ने बिना कोई शब्द बोले कार का दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। वह दूसरी तरफ आया और अनाया के लिए दरवाज़ा खोला।
अनाया कार के अंदर सिमट कर बैठी थी। उसकी आंखें हवेली की विशालता और उस अंधेरे को देख रही थी जो हर कोने पर छाया हुआ था। दीवारें पुरानी काली पत्थरों की थी और हर खंबे पर जलती हुई नक्काशीदार मशाले एक मध्यम पीली रोशनी फैला रही थी। उतरो, रणवीर ने बहुत शांत पर सख्त आवाज में कहा। अनाया ने उसके हाथ की तरफ देखा जो दरवाजे पर टिका हुआ था। उसने बिना उसका हाथ छुए खुद को संभाला और बाहर निकल आई। हवेली के मुख्य हॉल में कदम रखते ही अंबर, पुरानी लकड़ी और ताजे गुलाबों की महक उसके नाक से टकराई। पूरा हॉल बहुत बड़ा था। बीचों बीच एक आलीशान झूमर लटक रहा था और सामने एक विशाल सीढ़ी ऊपर की मंजिलों की तरफ जा रही थी। पर सबसे खौफनाक बात कुछ और ही थी। हॉल की सबसे बड़ी मुख्य दीवार पर अनाया का एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट लगा हुआ था। उसमें वह थिएटर के कपड़ों में मुस्कुरा रही थी। यह पेंटिंग इतनी जीवंत थी कि लगता था जैसे बनाने वाले ने उसकी एक एक सांस को उस कैनवस पर उकेर दिया हो। अनाया उस पेंटिंग को देखती रह गई। उसके कदम वहीं थम गए। रणवीर बोला, तुम्हें पसंद आया? रणवीर उसके ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया। उसकी ठंडी सांसें अनाया की गर्दन के पीछे महसूस हो रही थी। रणवीर बोला, इसे बनाने में मुझे 3 महीने लगे थे। हर एक स्ट्रोक, हर एक रंग सिर्फ तुम्हारे ख्यालों से खींचकर बनाया है। अनाया धीरे से मुड़ी। उसकी आंखों में अब खौफ की जगह एक गहरी नफरत और लाचारी का मिला जुला सा भाव था। तुम पागल हो रणवीर। अनाया की आवाज कांप रही थी, पर उसमें एक ठहराव था। तुम किसी को पिंजरे में कैद करके यह नहीं कह सकते कि तुम उससे प्यार करते हो। यह प्यार नहीं है, यह तुम्हारी जिद है, तुम्हारा पागलपन है। रणवीर के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आई। वह एक कदम और करीब आया। उसने अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की जेबों में डाले और बहुत ध्यान से अनाया के चेहरे को देखने लगा, जैसे किसी अनमोल चीज को निहार रहा हो। जिद बहुत छोटा शब्द है अनाया, रणवीर ने बहुत धीमी मखमली आवाज में कहा। और प्यार? प्यार तो वो लोग करते हैं जो खोने से डरते हैं। मैं तुम्हें खो नहीं सकता क्योंकि तुम मेरी रूह में समा चुकी हो। तुम इसे जिद कहो, पागलपन कहो या मेरी दीवानगी, सच तो यही है कि अब तुम इस चौखट से बाहर अपनी मर्जी से नहीं जा सकती। और अगर मैंने भागने की कोशिश की तो? अनाया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। रणवीर थोड़ा सा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो अंदर तक कपकपी छुड़ा दे। उसने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। कोशिश करके देख लो। इस हवेली के चारों तरफ घने जंगल हैं, पहरा है, और सबसे बड़ी बात, इस हवेली से बाहर जाने वाला हर रास्ता फिर घूमकर यहीं आता है। तुम्हारे लिए ऊपर का सबसे खूबसूरत कमरा तैयार कराया गया है। जाओ, आराम करो। अनाया ने एक बार उस विशाल दरवाजे को देखा जो पीछे बंद हो चुका था और फिर चुपचाप सीढ़ियां चढ़ने लगी। जैसे ही वह पहली मंजिल पर पहुंची, उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर हल्की नीली लाइट जल रही थी। जब उसने कमरे के अंदर कदम रखा तो उसकी सांसें अटक गई। कमरा पूरी तरह उसकी पसंद के हिसाब से सजाया गया था। वही विंटेज ड्रेसिंग टेबल, उसके पसंदीदा किताबों का रैक और खिड़की के पास रखी एक वही पुरानी कैनवस बोर्ड जिस पर वह थिएटर में पेंटिंग किया करती थी। टेबल पर उसकी पसंदीदा कड़क चाय का एक कप भी रखा था जिससे अभी भी धुआं उठ रहा था। रणवीर उसे सिर्फ कैद नहीं कर रहा था, वह उसकी पूरी शख्सियत को अपने हिसाब से ढाल रहा था। वह उसे यह एहसास दिलाना चाहता था कि दुनिया की हर खुशी अब सिर्फ उसी के जरिए अनाया तक पहुंच सकती है। अनाया खिड़की के पास गई। बाहर बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। नीचे बगीचे में रणवीर खड़ा था, बारिश में भीगता हुआ सीधे उसकी खिड़की की तरफ देख रहा था। उसके हाथ में वही जलती हुई सिगार थी। बिजली कड़की और उस पल में अनाया को समझ आया कि यह कैद
किसी लोहे की सलाखों से नहीं बनी थी, बल्कि रणवीर के उस गहरे और खौफनाक जुनून से बनी थी जिससे बाहर निकलने का रास्ता शायद खुद खुदा के पास भी नहीं था। रात गहराती जा रही थी। कमरे की खिड़की पर बारिश की बूंदें एक धीमी उदास धुन पैदा कर रही थी। अनाया काफी देर तक उस खिड़की के पास खड़ी रही। नीचे बगीचे में खड़ा रणवीर अब गायब हो चुका था, लेकिन उसकी मौजूदगी का खौफ हवेली के हर एक कोने में तैर रहा था। अनाया ने खिड़की का भारी शीशा बंद किया और कमरे का जायजा लेने लगी। कमरा बहुत बड़ा और आलीशान था, लेकिन उसकी नजरें दीवारों पर लगे वॉलपेपर या महंगे फर्नीचर पर नहीं, बल्कि किसी एक ऐसी चीज पर थी जो उसे इस कैद से बाहर निकलने का रास्ता दे सके। वह धीरे धीरे भारी शीशम की लकड़ी से बनी स्टडी टेबल के पास पहुंची। टेबल पर कुछ किताबें रखी थी और एक पुराना पीतल का लैंप रखा हुआ था। अनाया ने कांपते हाथों से टेबल के नीचे बने खानों को खोलना शुरू किया। पहला खाना खाली था, दूसरे में कुछ कोरे कागज और स्याही रखी थी, लेकिन जब उसने तीसरे और सबसे नीचे वाले खाने को खींचा तो वह थोड़ा अटक कर खुला। अंदर एक पुरानी काले चमड़े की डायरी रखी थी। डायरी का कवर थोड़ा घिसा हुआ था और उस पर सोने के अक्षरों में लिखा था 1998। अनाया ने एक पल के लिए खिड़की और दरवाजे की तरफ देखा। चारों तरफ सन्नाटा था। उसने घबराते हुए उस डायरी को बाहर निकाला और पहला पन्ना पलटा। पन्ने पर बहुत ही सुंदर लेकिन सख्त लिखावट में कुछ लाइनें लिखी थी। इंसान उस चीज को कभी खोना नहीं चाहता जिसे उसने अपने रूह की कीमत देकर पाया हो। राठौर हवेली में प्यार मांगा नहीं जाता, छीन लिया जाता है, क्योंकि प्यार खोने का डर इंसान को कमजोर बना देता है। अनाया की उंगलियां उस पन्ने पर ही जम गई। उसने अगला पन्ना पलटा। वहां एक पुरानी धुंधली सी तस्वीर चिपकी हुई थी। तस्वीर में एक बेहद खूबसूरत महिला खड़ी थी, जिसकी आंखों में बिल्कुल वैसा ही दर्द और खौफ था जो इस वक्त अनाया की आंखों में था। उस महिला के पीछे एक सख्त चेहरे वाला आदमी खड़ा था, जिसकी शक्ल रणवीर से काफी हद तक मिलती जुलती थी। तस्वीर के नीचे लिखा था माँ, जो इस हवेली की दीवारों से कभी बाहर नहीं जा सकी। अनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि रणवीर का यह जुनून, यह सनक कोई आज की बात नहीं थी। यह इस परिवार के खून में दौड़ती हुई एक ऐसी परंपरा थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। रणवीर भी उसी साय का हिस्सा था। दूसरों की चीजों में बिना इजाजत हाथ डालना अच्छी आदत नहीं है अनाया। अचानक पीछे से आई उस भारी और ठंडी आवाज ने अनाया की रीढ़ में बर्फ जमा दी। वह झटके से मुड़ी। डायरी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। दरवाजे के पास रणवीर खड़ा था। उसने अपने ओवरकोट को उतारकर हाथ में ले रखा था। उसके बाल बारिश के पानी से थोड़े भीगे हुए थे। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस उसकी काली आंखें सीधी अनाया पर टिकी थी। अनाया ने पीछे हटते हुए टेबल का सहारा लिया। यह क्या है रणवीर? कौन थी यह औरत? रणवीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके जूतों की आहट पूरे कमरे में गूंज रही थी। वह जमीन पर गिरी उस डायरी के पास पहुंचा, बहुत आराम से झुका और उसने डायरी को उठा लिया। उसने डायरी पर जमी हल्की सी धूल को अपनी स्लीव्स से साफ किया। मेरी माँ, रणवीर ने बहुत शांत लहजे में कहा। एक ऐसी औरत जिन्होंने तुम्हारी तरह ही एक राठौर से भागने की कोशिश की थी। और फिर क्या हुआ उनके साथ? अनाया की आवाज़ हलक में अटक गई। रणवीर ने डायरी बंद की और उसे वापस टेबल के खाने में रख दिया। उसने अनाया की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। वो कभी भाग नहीं सकी, रणवीर ने बहुत धीमी मखमली आवाज में कहा।
क्योंकि जो इस हवेली का हिस्सा बन जाता है वो फिर अपनी मर्जी से इस हवेली की चौखट पार नहीं कर पाता। अनाया के चेहरे की रंगत उड़ गई। उसने अपने होठों को भींचा। तुम तुम मुझे डरा रहे हो? नहीं अनाया। रणवीर उसके बेहद करीब आ गया। उसने अपने हाथ से अनाया के चेहरे को छुआ। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थी। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं अपने बाप जैसा नहीं बनना चाहता था। मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता था, पर तुमने मुझे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ मेरी मोहब्बत मेरी जिद बन चुकी है। उसने अनाया के कान के पास झुककर कहा, अब इस हवेली से बाहर जाने का ख्वाब देखना छोड़ दो, क्योंकि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो अंजाम सिर्फ तुम्हारा नहीं, उन सब लोगों का बुरा होगा जिनसे तुम प्यार करती हो। रणवीर मुड़ा और शांति से कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हुआ और बाहर से ताला लगने की भारी आवाज़ आई। अनाया वहीं ज़मीन पर बैठ गई। उसने अब तक समझा था कि रणवीर सिर्फ एक जिद्दी आशिक है, लेकिन आज उसे समझ आया था कि वह एक ऐसे काले अतीत का साया है जिससे बचना शायद नामुमकिन था। क्या अनाया अब हवेली के अंदर बंद रहकर रणवीर के सामने पूरी तरह टूट जाएगी, या वह हवेली के किसी वफादार नौकर की मदद से रणवीर के इस अतीत का पूरा सच जानने की कोशिश करेगी? टू बी कंटिन्यूड। शाम 4 बजे। पूरी कहानी देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट करने से मुझे और भी कहानियाँ लिखने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।